नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास है एमीन से, यानी हम आज देखेंगे एमाइंस के एमसीक्यूज, एमाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको मैंने बार बार बोला है कि चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें या सब्जेक्टिव, नॉलेज उतना ही चाहिए रहता है और उसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम आज के प्रश्नों को हल करें। तो देखें पहला प्रश्न हमारे पास क्या आ रहा है और इसके आंसर क्या होंगे। तो प्रश्न हमारे पास एमाइन में पहला प्रश्न आ रहा है, अभिक्रिया ArNH2 NaNO2 प्लस HCl ठंडी अवस्था में अभिक्रिया हो रही है और A बन रहा है। A की अभिक्रिया CuBr की उपस्थिति में हो रही है और आगे क्या होने वाला है वो पूछा गया है, यानी B क्या चीज़ है ये पूछा गया है। चार ऑप्शन ArB, ArNO2, ArCl और Ar बनेगा। AR का मतलब होता है एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन रिंग। अब जवाब क्या होना है वो ज़रा देखें रिएक्शन में। हम ये समझें कि जहाँ पर AR लिखा हुआ है, AR का मतलब होता है बेंजीन रिंग, यानी कि C6H5 या कोई दूसरा एरोमेटिक पार्ट। अब दूसरी बात है कि मैं अगर इस रिएक्शन को कराऊं, चलो AR लिख कर ही करा रहा हूं, तो ArNH2, यानी कि अगर मैं यहां पर C6H5NH2 लिखूं तो एनिलीन है। इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब ये होता है कि इस जगह पे रिएक्शन होता है नाइट्रस अम्ल का और प्लस HCl का। इस जगह पर अभिक्रिया होगी क्या, देखें ये 2H के साथ ये O रिएक्शन करके निकल गया, एक पानी बन गया, और ये वाला इनके साथ निकल गया, एक पानी बन गया, यानी कि दो जल के पानी के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। बचा हुआ है ArN डबल बॉन्ड NCl, ArN2Cl, ये बनेगा। इसके बाद देखें अगला, ये इस तरह से हमारे पास A बन गया, हमें पूछा है B क्या है, तो यहां पर देखें CuBr, ये सेंडमेयर अभिक्रिया है। CuBr से अब रिएक्शन कराते हैं तो HBr भी लेना पड़ता है और HBr Cl के साथ निकल जाएगा, HCl बन करके Br इस जगह पे जुड़ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, N2 भी निकल जाता है। ये सेंडमेयर रिएक्शन है, AR Br के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर डायएजोटीकरण रिएक्शन हो रहा है और वहां पर सेंडमेयर अभिक्रिया हो रही है, और इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाता है, ArBr, यानी कि A ऑप्शन हमारा राइट है, B बना A। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, यहां पर था एरोमेटिक एमाइन, यहां पर एरोमेटिक प्राथमिक एमाइन था। प्राथमिक एरोमेटिक एमाइन था, है ना, प्राथमिक एरोमेटिक एमाइन था। और वो क्या था, ये है अगला एलिफेटिक एमाइन। जब एलिफेटिक एमाइन रहता है तो सेम रिएक्शन अलग तरह से होगा। क्या, ज़रा देखें, कोई सा भी मैंने लेता हूँ, चलो C2H5NH2, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, C6H5NH2, और ऐसा होने पर क्या मिला हमें, यहाँ पर मिला C6H5N2Cl, और हमें यहाँ पर क्या मिला, C6H5Br, AR की जगह। लेकिन जब एलिफेटिक होता है, यानी कि CH3 या C2H5 या C3H7, तो इस स्थिति में अभिक्रिया जब होगा ये नाइट्रस अम्ल के साथ ही होगा सेम रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन के समय NaNO2 और HCl ज़रूरी है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही होगा, लेकिन HCl भाग नहीं लेगा। इस जगह पर रिएक्शन में क्या करेगा, देखें यहाँ पर रिएक्शन होता है तो ये दोनों N इस जगह से निकल जाएगा, N2 बन करके,
दूसरा ये H इनके साथ निकल जाएगा, H2O बन करके, पानी बन करके। अब आपके पास बचा है इधर से OH बचा है और इधर से C2H5। तो C2H5OH मिला, यानी कि ये मिला अल्कोहल। एक अल्कोहल का निर्माण हुआ। इस जगह पर पूछा जा रहा है कि डाइएजोनियम लवण बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। नाइट्राइल नहीं मिलेगा, कोई रंजक नहीं मिलेगा। बी ऑप्शन इसका राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है जरा समझें और जवाब देने की आप भी कोशिश करिए ताकि आप चीजों को समझ सकें। कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल की प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसोमिन देने वाला यौगिक है। कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल HNO2, जिसको आप कैसे लिखे हो, HON लिखे हो, की अभिक्रिया करने पर एक नाइट्रोसोमिन बनता है, नाइट्रोसामिन भी पढ़ सकते हो, यौगिक है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, ट्राइमेथिल एमीन और टेट्रामेथिल एमीन। इसका जवाब क्या हो सकता है? आपने अभी देखा था नाइट्रस अम्ल की क्रिया प्राथमिक एमीन के साथ। आपने जैसे प्राथमिक एमीन के साथ किया तो अल्कोहल मिला, आपने देखा था अभी। ये फर्स्ट डिग्री एमाइन है तो आपको मिला अल्कोहल। तो आपको अल्कोहल वाला पोर्शन, अच्छा यहाँ पर क्या मिलता है? नाइट्रोसामिन। तो प्राथमिक एमीन तो क्या देता है? मेथिल एमीन एक प्राथमिक एमीन है तो अल्कोहल दे देगा। ये बात तो इस तरह से ये गलत हो गया। नाइट्रोसामिन कौन देगा? द्वितीयक एमीन को लेकर चलते हैं, डाईमिथाइल एमीन। CH3 यहाँ पर देखें, CH3 NH, इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, N+O। अब देखो NaNO2 प्लस HCl, तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करने वाला है तो ये H और ये OH ये निकल गया पानी बन करके। बच क्या गया? देखो CH3 ट्वाइस N और इधर से बचा मिला है आपके पास N+O, यही है नाइट्रोसामिन मिला है हमें, यानी कि ये है सेकेंडरी एमाइन। और सेकेंडरी एमाइन में हमने क्या लिया है? डाईमिथाइल एमाइन। तो इसके लिए ये जवाब मिलता है और ये नाइट्रोसामिन है, डाईमिथाइल नाइट्रोसामिन। इस तरह से आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। हम इन रिएक्शंस को करने सीख जाना चाहिए हमें, है ना? तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा समय दे दूंगा इसको नोट करने के लिए या पॉज करके लिखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास होता है एमाइन जो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। कौन सा एमाइन नहीं करेगा? पहली बात है कि CH3NH2 एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl से, इसमें एक Cl एक H के साथ निकल जाएगा, HCl बन करके रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा लिखा है ये CH3NH, ये भी रिएक्शन कर लेगा CH3COCl, इनके साथ ये H। और तीसरा है CH3N, इसके पास जब रिएक्शन होना है इनके साथ तब ये Cl के लिए यहाँ पर H नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। जो रिएक्शन नहीं करेगा वो हमारा C ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारीय है? आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वाधिक क्षारीय कौन सा होगा। इसमें थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है कुछ चीज़ें, तो मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। ये है CH3 ट्वाइस NH और ये है CH3 थ्राइस N, ऐसा। अब ठीक है। अब इसके बाद बताना है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा। एमीनों में याद रखना प्राथमिक एमीन की तुलना में द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय होगा। तृतीयक एमीन को अधिक क्षारीय होना चाहिए जबकि उसमें त्रिविम बाधाकारी प्रभाव आने की वजह से वो कम क्षारीय होता है। कौन? तृतीयक कम हो जाता है, यानी द्वितीयक अधिक क्षारीय होगा। तो यहां पर सर्वाधिक क्षारीय होगा द्वितीयक एमाइन, यानी कि ये
बी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विस्फोटक है। विस्फोटक वे कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रो समूह होता है, और जितना ज़्यादा नाइट्रो समूह होगा उतना ही बेहतरीन विस्फोटक होगा। यानी कि समझें, ट्राइनाइट्रो या डाई नाइट्रो ये विस्फोटक होगा। कभी भी नाइट्रो उतना बड़ा विस्फोटक नहीं होता या नॉर्मली होता नहीं है, तो विस्फोटक होगा ट्राइनाइट्रो। तो यहाँ पर ट्राइनाइट्रो वाला कौन सा है, देखें, ए लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन, बी है नाइट्रोफिनॉल, सी है नाइट्रोबीथेन और डी है ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक पदार्थ होगा। ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल एक विस्फोटक पदार्थ है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल एक विस्फोटक पदार्थ है। तो जिसमें ट्राइनाइट्रो हो यानी 3 बार नाइट्रो समूह जुड़ा हो वो विस्फोटक होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। निम्नलिखित में से विस्फोटक है, हो गया, अब इसका जवाब मिल गया। अगला है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब ये वाला रिएक्शन आप देख लियो, एनिलीन यानी कि C6H5NH2 को एनिलीन कहते हैं कि NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला यौगिक है। ये अभिक्रिया अभी आपने करा है C6H5NH2 एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराए हैं आपने और HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मैंने आपको पहले ही कराया था। इसको डायएजोटीकरण क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, ये वाला O इस दोनों H के साथ निकल जाएगा, ये वाला OH इस H के साथ निकल जाएगा, तो 2 पानी की अणु निकल जाती है। अब बच क्या गया, बच गया C6H5N। इधर देखो ये H निकल गया, डबल बॉन्ड N, फिर इसके बाद बच जाता है Cl, तो ये बन गया। तो ये क्या बन गया, C6H5N2Cl, इसको कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि बी बनता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। जवाब देते जाइए निधि, हाँ, और हमें अच्छा लगेगा कि आप जितने अच्छे जल्दी जवाब देंगे उतना बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, जब क्लोरोफॉर्म KOH की उपस्थिति में इथाइल एमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक बनाता है। अब यहाँ पर अब प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। जब क्लोरोफॉर्म KOH के साथ अभिक्रिया करता है की उपस्थिति में इथाइल एमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ध्यान दीजिएगा, C2H5NH2 इथाइल एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और KOH। इस अभिक्रिया को मैं नीचे लिख रहा हूं, उधर जगह नहीं है। तो अब 3 Cl है तो तीनों के तीनों Cl को लेने के लिए K आएगा, 3KOH। इस तरह से 3 Cl 3K के साथ निकल गया 3KCl बनाने के लिए, तो 3KCl निकल गया। प्लस अब आपके पास आता है यहाँ पर ये इतना निकल गया। अब यहाँ पर देखें OH है, एल्कोहलिक OH है, तो तीनों OH को 3 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, और ये तीनों हाइड्रोजन निकल गया, 3 जल के अणु बनाकर निकल गया। अब आपके पास क्या बचा है, C2H5 बचा है और N बचा है, देख लें C2H5N, और ये वाला बचा है C लग गया। ये आइसोसाइनाइड है, तो क्या बना, इथाइल आइसोसाइनाइड बना। इथाइल साइनाइड नहीं बना, इथाइल आइसोसाइनाइड बना, फॉर्मिक अम्ल नहीं बना, फॉस्जिन नहीं बना। प्रश्न पढ़िए, ये अभिक्रिया कहलाता है कार्बिलेमिन रिएक्शन। कार्बिलेमिन अभिक्रिया कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखिए। इस तरह से ये कार्बिलेमिन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां, इसका आंसर आप जवाब देते रहिए तभी तो समझ में आएगा कि आप जवाब देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, ये इथाइल एमीन को HgCl2 की उपस्थिति में गर्म करने पर बनता है। इथाइल एमीन को HgCl2 के साथ गर्म करने पर बनता है। ये हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक और पदार्थ होता है, वो है CS2, इनके साथ अभिक्रिया होने पर यह बनता है। अभिक्रिया जो है इसका जवाब क्या होगा, जरा देखिए। पूरी अभिक्रिया मैं बताऊंगा ना, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया।
मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में क्या होगा ज़रा समझें। यहाँ पर प्राथमिक एमीन कोई सा भी ले लें, यहाँ पर C2H5NH2, अभिक्रिया है CS2S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, डायरेक्ट अभिक्रिया लिख रहा हूँ, लंबा दो स्टेप में होता है, मैं सिंगल स्टेप में लिख दे रहा हूँ। HgCl2 की उपस्थिति में होता है, तो होगा क्या, यहाँ से ये दोनों निकल जाएगा। अब बचा क्या है देखें, C2H5NCS, इस मस्टर्ड यानी कि सरसों के तेल के समान गंध आता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। ये तो जवाब मिल गया, ये है इथाइल थायोआइसोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस तरह से प्राथमिक एमीन को पहचानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 2 स्टेप रिएक्शन मैंने 1 स्टेप में लिख दिया इसका। सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में एक गैस रिस गई थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुआ था और काफ़ी लोगों को हेल्थ इश्यूज आए थे। तो वो कौन सी चीज़ है इनमें से? 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला को देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें। एक बार देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, क्योंकि संरचना है तो बोलूंगा तो वो तो समझ में नहीं आएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, पहचानिए। रिसने वाली गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, और इनमें से कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट है ए, CH3NCO, CH3NCO। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन हाफमैन पुनर्व्यवस्था में माध्यमिक की तरह कार्य नहीं करेंगे? हाफमैन पुनर्विन्यास, हाफमैन रीअरेंजमेंट में माध्यमिक की तरह कार्य नहीं करेगा, यानी अभिक्रिया के रूप में ये स्थायी रूप में रह जाएगा, बीच में नहीं आएगा कभी भी। यानी वो अस्थायी को नहीं ढूंढना है, स्थायी को ढूंढना है। इसमें स्थायी कौन है जो रह सकता है? RMCO, RCON और RCONHBr, ये सारे स्ट्रक्चर अस्थायी है। स्थायी है हमारा ये D, तो ये हमारे लिए आ जाता है D ऑप्शन इसका राइट। अगला प्रश्न हमारा है, प्राथमिक और द्वितीयक एमाइन में विभेद होगा, यानी प्राथमिक और द्वितीयक एमाइन को पहचान सकते हैं किस अभिक्रिया के द्वारा? इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक एमीन अभिक्रिया देगी, द्वितीयक नहीं देगा, या प्राथमिक द्वितीयक दे सकता है, एक नहीं देगा? तो एमाइन को पहचानने के लिए इसमें किसका उपयोग करेंगे आप? आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको मुझे लगता है कि आप बता सकेंगे बड़े आराम से, तो ट्राई करिए। प्राथमिक एमाइन और द्वितीयक एमाइन में विभेद होगा, यानी अलग करने के लिए हम कौन सा रिएक्शन का उपयोग करें, जल्दी बताएं। देखिए, ये दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी, लेकिन ये करेगा। प्राथमिक एमीन होने पर ये इनके साथ HNO2 के साथ ये अल्कोहल देता है। कौन अल्कोहल देता है? प्राथमिक एमीन, जबकि द्वितीयक एमीन जो है इस जगह पे नाइट्रोसामीन देता है। डिफरेंस हो गया, दोनों में पहचान सकते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर सी ऑप्शन राइट। ये गलत छप गया है, इसको ठीक कर देते हैं, ये यस। अगला प्रश्न हमारे पास होगा 12वां का जगह 13वां प्रश्न आ गया।
तीनों एमिनो और अमोनिया के क्षारीय गुण का घटता हुआ क्रम। यहां पर बहुत सारी चीजें दी गई है, तो कौन अधिक क्षारीय होगा, कौन कम क्षारीय होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। द्वितीयक एक्चुअली होता क्या है, क्षारीयता के लिए याद रखेंगे, क्षारीय प्रबलता के लिए प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीय प्रबलता बढ़ती है, लेकिन माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो घटती है। अब यहां पर ध्यान रखना, C2H5 जो है, C2H6 जो है, C6H5 जो है वो माइनस आई समूह है, तो माइनस आई होने पर इसकी क्षारीय प्रबलता सबसे कम होगी, जिसमें C6H5 है। तो C6H5 वाले की सबसे कम होगी, तो यहां पर और यहां पर कम दिखाई दे रहा है। यहां पर दोनों जगह पे कम दिखाई दे रहा है, तो ये तो ठीक है। दूसरी बात होगी, प्लस आई के बारे में बात करते हैं, तो H की तुलना में CH3 का ज़्यादा होता है और C2H5 का ज़्यादा होता है। अब यहां पर देखना होगा कि नाइट्रोजन के साथ तो सबसे कम कौन सा है, C6H5NH2, क्योंकि इसमें माइनस आई प्रभाव है। अब दूसरा होगा NH3, क्योंकि H है तो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, तो इसका अधिक होगा, ये भी ठीक है। इसकी तुलना में जितना ज़्यादा ये C2H5 या CH3 बढ़ते हैं, C2H5 की तुलना में CH3 बढ़ेगा, तो CH3NH2 का ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद C2H5NH2 का ज़्यादा होगा। ये क्रम है। पर यहां पर एक और चीज़ आता है, C2H5 ट्वाइस NH, इसका ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि C2H5 की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है। प्लस आई प्रभाव जितना अधिक होगा उतना होगा, तो ये अधिक होना चाहिए। लेकिन यहीं पर गड़बड़ क्या हो जाता है कि इसका कम हो जाता है। अब यहां पर देखें, इससे भी कम इसका अधिक हो जाता है, ये ठीक है, दूसरे का अधिक हो जाता है, तो ये अत्यधिक है, तो इसका सबसे अधिक है, द्वितीयक का, प्राथमिक से द्वितीयक का अधिक हो जाता है। यहां पर एकदम साफ क्रम में दिया है, लेकिन अगर तृतीयक का होता तो कम होता, तो यहां पर सबसे अधिक ये वाला होगा, तो ये वाला सबसे अधिक होगा, ये भी ठीक हो गया, अधिक है। फिर इसके बाद इससे कम वाला होगा, तो ये वाला कम हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, यानी यहां पर बी ऑप्शन हमारे पास राइट नजर आ रहा है। आगे के प्रश्नों की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13 में थे, हम लोग 14 में चलते हैं। ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास निम्न पर क्रिया से इथाइल एमीन बनाया जा सकता है। आप जानते हो RCONH2 की क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ, तो ये कहलाता है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहलाती है। अब इथाइल एमीन बनाना है। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा इथाइल एमीन बनाने के लिए, C2H5CONH2 लेना पड़ेगा। Br2 और KOH की अभिक्रिया होने से ये CO निकल जाएगा और फाइनली रिजल्ट ये मिलता है C2H5NH2। ये इसको लेकर के ये निकल जाएंगे, निकलेगा तो क्या बनेगा, KBr बनेगा, पानी बनेगा। मैं रिएक्शंस को एकदम इस रूप में दिखा रहा हूँ। चलिए, तो ये निकल गया और क्या बन जाएगा, K2CO3 बन जाएगा। लेकिन ये बनता है, तो ये इथाइल एमीन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको प्रोपेनामाइड लेना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो प्रोप एन एमाइड। तो प्रोपेनामाइड लेना पड़ेगा। तो प्रोपेनामाइड यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हुआ हमारा, बी ऑप्शन राइट हुआ।
ठीक है, अब रिएक्शन को अब बोलेंगे आप लोग कि भाई पूरा का पूरा दिखा दो सर बना के, तो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई चीज़ में। चलिए अब इसको रिएक्शन को पूरा कंप्लीट बना के दिखाता हूँ ना। ठीक, Br2 है तो KBr लगेगा 2 ठो, क्योंकि 2K निकालना है, तो बन गया 2KBr निकल गया। फिर ये CO के निकालने के लिए KOH की जरूरत पड़ती है, तो KOH तो देखो K2CO3 बन गया, K2CO3 बन गया। ठीक है, K2CO3 बन गया, प्लस क्या बच गया ज़रा देखें, अब ये निकल गया, यहाँ पर 2 OH है 2 H है तो 2 पानी निकल गया, प्लस यहाँ पर C2H5NH2 बच गया, C2H5NH2 इसी को कहते हैं इथाइलेमाइन। तो ये रिएक्शन आपने डिटेल क्लास में पढ़ा है और उसमें ही पढ़ के आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमको क्वेश्चन सॉल्यूशन कराना है, तो बेटा हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं काम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, CH3CONH2X P2O5 के साथ Y। देखो एकदम आसान रिएक्शन है ना, देखो क्या लिखा है, CH3CONH2 ऐसे लिख लो आप इनको, इसको इन्होंने X मान लिया है, लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब P2O5 के साथ गर्म करते हैं, P2O5 के साथ गर्म करेंगे तो ये एक निर्जली कारक है, क्या कहते हैं निर्जली कारक, तो निर्जलीकरण करता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी निकाल देना, तो पानी कैसे निकलेगा, ये O है और यहां से 2H NH2 है बेटा, ध्यान रखना, NH2 NH3 लिख दिया था मैंने, तो अरे यार फिर वही आदत है, हाथ चल जाती है, तो ये वाला H तो निकल के पानी निकल दिया, तो बच गया CH3 और CN यानी कि CN ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये बन गया Y। अब अगला कदम ये है कि अम्ल की उपस्थिति में पानी के साथ रिएक्शन बोला इसने, पानी डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। एक हमेशा याद रखना इस बात को कि ये N जो है अगर अम्ल की उपस्थिति में, ये तो NH3 निकल गया, चलिए अम्ल की उपस्थिति में है NH3 निकल गया। अब क्या बचा OOH यानी कि CH3COOH और इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। इस तरह से एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ हमारा, बी ऑप्शन राइट हुआ, क्योंकि Z क्या है पूछा है, तो Z हमारा ये है बी। इस तरह से अभिक्रियाओं को देखते जाइए। अगला प्रश्न देखें, कहीं ना कहीं एक ही तरह के प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। और हर प्रश्न एक दूसरे से थोड़ा अलग लगता है, लेकिन होता एक ही है। देखिए, जब एक एमाइड ब्रोमीन तथा KOH के साथ क्रिया करता है, तब बने हुए यौगिक में एमाइड से एक कार्बन परमाणु अधिक होता है। इसको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हाफमैन क्यों, कब कार्बन कम कर देता है। देखिए यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर देखो कार्बन एमाइड से एक कार्बन कम हो गया, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, एमाइड से जो एमीन बनता है उसमें एक कार्बन कम होता है, एक कार्बन परमाणु कम होता है। 16वां नंबर का प्रश्न का आंसर हो गया। आगे के प्रश्न का आंसर दें। निम्न में से कौन सा NaNO2 के साथ क्रिया करके अल्कोहल तथा या फिनॉल देता है। निम्न में से कौन सा NaNO2 के साथ क्रिया करके अल्कोहल या फिनॉल देता है। सीधा सा जवाब है कि NaNO2 यानी नाइट्रस अम्ल से, ये सोडियम नाइट्राइट है, HCl की उपस्थिति में ये नाइट्रस अम्ल बन जाएगा। आपने देखा था कि एमाइन देखेंगे, प्राथमिक एमाइन नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करके अल्कोहल देता है, द्वितीयक और तृतीयक नहीं देता है। द्वितीयक नाइट्रोसामिन देता है, लेकिन तृतीयक कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो फिलहाल ये द्वितीयक है, ये नहीं देगा, ये भी द्वितीयक है, ये भी नहीं देगा, ये प्राथमिक है, ये देगा, और ये
ये तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, यानी कि ये भी नहीं देगा। तो हमारे पास जवाब क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें और जवाब ढूंढें। एक कार्बनिक यौगिक ए अपचयन कर बी देता है। अपचयन कर बी यौगिक देता है। बी को CHCl3 व एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करने पर C प्राप्त होता है। C उत्प्रेरकीय अपचयन से N मिथाइल एनिलीन देता है। हमारा ये जो है N मिथाइल एनिलीन है, यानी एनिलीन मतलब C6H5 NH, ये है। ए एक कार्बनिक यौगिक है, ए अपचयन करके बी देता है, यानी हाइड्रोजन आता है और उसका बी देता है। बी जो है CHCl3 से रिएक्शन करके व KOH के साथ अभिक्रिया करके C देता है और C का अपचयन करने पर यह मिलता है इन मिथाइल एनिलीन। अगर हम उल्टा चलें तो यहां पर अपचयन करके लिखा है। हम यहां पर अगर समझें तो इस जगह पे हमारे पास क्या है, इसको समझें। इसके साथ रिएक्शन करने पर तो ये जो है ये होगा C6H5NC होना चाहिए। कार्बिलेमिन अभिक्रिया होने के बाद, और कार्बिलेमिन अभिक्रिया किस में होता है? C6H5NH2 में। अब इस जगह पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन, अच्छा अब यहां पर ये C6H5NO2 होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान दें, एक कार्बनिक यौगिक ये होता है, हाँ विकृत करके उत्प्रेरक, ठीक। एक कार्बनिक यौगिक का अपचयन का यौगिक ए अपचयन कर यौगिक बी देता है। बी को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ विकृत करने पर यौगिक देता है या C प्राप्त होता है। C उत्प्रेरकीय अपचयन से ये देता है। और पूछा क्या है ये समझ में नहीं आया। ABC में क्या पूछा ये समझ में नहीं आ रहा है। यस, ये हो सकता है कि कार्बनिक यौगिक ए क्या है अगर पूछे तो नाइट्रोबेंजीन है, बी क्या पूछे तो ये एनिलीन है, और अगर सी पूछे तो ये क्या बोलते हैं बेंजीन कार्बिलेमीन है, बेंजीन। हाँ, अब सवाल आता है कि यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ दिख नहीं रहा है कि ए क्या है, एक कार्बनिक यौगिक ए क्या है। ये पूछा जाता तो मैं कोई जवाब दे सकता था, या बी क्या है पूछते तो सब जवाब दे सकता। यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रही मेरे पास, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये है कि अगर ए क्या है पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। ए है नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन, तो इस जगह पे मेरा जवाब होगा ये नाइट्रोबेंजीन। ठीक, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? ए C6H5SO2Cl, बी C6H5N2Cl, सी C6H5NO और डी है C6H5SO3H। इनमें जवाब देना होगा कि इनमें हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। तो मैं बता दूं आपको, हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl है। वह यौगिक जो NaOH के साथ शीघ्रता से क्रिया करके
मिथेनॉल बनाता है? आप जवाब दो, मैं आपको इसमें थोड़ा सा समय देता हूं। तो बताइए इसमें क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? NaOH के साथ क्रिया करने पर ये बनाता है मिथेनॉल। ये देख लो, बड़ा आसान रिएक्शन है। चलो आगे चलें। निम्न अभिकर्मक नाइट्रोमीथेन के साथ क्रिया करके मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन देता है। नाइट्रोमीथेन के साथ अभिक्रिया करेगा, अब मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन देगा। इनमें से ऐसा कौन सा है? तो बेटा यहां पर जवाब होगा आपका जिंक उपस्थिति में NH4Cl, क्योंकि यहां पर ये इसका अपचयन करेगा, दुर्बल अपचयन। अगला प्रश्न होगा ये, KCN के साथ अभिक्रिया करता है CH3Cl, X बनेगा। एकदम साफ जवाब है। देखो ऐसे प्रश्नों को रट्टा क्या बोलते हैं, पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो KCl तो साइनाइड बन गया, तो ये बन गया CH3 CH2CN, ये Na है, तो इनके साथ अब रिएक्शन करने पर CH3 CH2 CH2 NH2 बन गया, एमाइन बन गया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब क्या बनेगा यहां पर, क्योंकि ये अपचयन हो चुका है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, अब यहीं पर ये चीज़ें क्वेश्चन बनता है। अब यहां का पार्ट को आप समझने की कोशिश करिए। तो वो जो बन गया है उसी के पार्ट का देखते हैं। हमारा क्या बना है उधर से, CH3 CH2 CH2 NH2। अब हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO CH3CO, ये H लेगा और इतना निकल जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है, CH3 CH2 CH2, और ये बन गया COCH3। ऐसा कोई कंपाउंड है तो वो है आपके पास B। अगला प्रश्न है, इथाइल आइसोसाइनाइड अम्लीय माध्यम में जल अपघटन पर देगा। अब इथाइल आइसोसाइनाइड क्या हुआ, C2H5NC, अम्लीय माध्यम में यानी अम्ल की उपस्थिति में जल से रिएक्शन करेगा, H2O HOH, क्या देगा? अब यहीं पर आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ C2H5N.C, ऋणात्मक भाग OH, OH इसमें आ जाएगा, OH इसमें आ जाएगा, H H इसमें आ जाएगा। अब क्या देना चाहिए? देखिए, ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसको दूसरी तरह समझें तो जवाब ये है
कि इस जगह पर इथाइल आइसोसाइनाइड अम्लीय माध्यम में क्या देता है। तो इस जगह पर ये देगा आपका CH3COOH एन अमोनिया NH3। यस, तो फाइनली ये बन जाता है कि इथेनोइक अम्ल और अमोनिया। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक क्षारीय यौगिक कौन सा है। फिर क्षारीयता नापने के लिए एक ही तरीका अपनाइए। लिखा है बेंजाइल एमीन, एनिलीन, एसिटेनोलाइट और नाइट्रो एनिलीन। तो सीधा सा मतलब है बेंजीन एमीन होगा। और अगला है कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रो समूह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो N परमाणु sp2 संकृत है। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रो समूह में sp2 बोला है। अगले में कहा गया है कि NO बंध पाई जाती है। तो ये यहाँ पर आपका जवाब मिल जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बंध की लंबाई भिन्न भिन्न होती है क्योंकि उन दोनों के बीच में अलग अलग बंध होते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर और जवाब। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से हल करिए और अपना जवाब देने की भी कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।